वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम। इससे पहले हमने अपने चैनल पे एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपसे 3-4 सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सजेशन मांगा था कि आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं जो कि हम स्टार्ट करें। तो 65% जो कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट की जाए। वैसे मैंने काफ़ी डीपली है जो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन करवा रखी है। आप अगर हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जिस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और जिस तरह से आपका पूरा मटेरियल रहने वाला है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हमारा यहाँ पे पहला लेक्चर है। आप अपने चैनल पे जाएंगे इलेक्ट्रिकल क्लासेस के, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर जेई मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का नाम। उसमें जो है आप कंटिन्यूस लेक्चर आएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड। पहले हम इलेक्ट्रिकल मशीन कवर करेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन में बेसिकली देखेंगे। तो अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा पहला लेक्चर है तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसको डीसी मशीन और एसी मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन है सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डीसी और एसी मशीन में। इसमें फर्दर डिवाइड होने के बाद में हम देखेंगे हमारी डीसी मशीन है वो भी हमें 2 तरह की देखने को लिए मिलती है। इसको हम एक तो ले लेते हैं डीसी जनरेटर हो गया अपना, और दूसरा हो गया अपनी डीसी मोटर। तो इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में देखते हैं, एक डीसी जनरेटर और दूसरा है अपना डीसी मोटर। उसके बाद में अगर हम एसी मशीन्स की बात करें, एसी मशीन में अपने को देखने के लिए मिलेगा, इसमें हम 3 पार्ट्स को है रीड करेंगे। पहला है अपना ट्रांसफॉर्मर, दूसरा हो गया अपना इंडक्शन, इसमें इंडक्शन मशीन आ गया, और तीसरी आ गई अपनी सिंक्रोनस मशीन। तो हम फर्दर एसी मशीन्स को भी 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, इंडक्शन मशीन, ट्रांसफॉर्मर और सिंक्रोनस मशीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन से। पहले डीसी मशीन पढ़ेंगे हम। डीसी मशीन पढ़ने के बाद में हम जनरेटर और मोटर क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मर जैसे ही हम कवर करेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंडक्शन मशीन भी कवर हो जाती है, क्योंकि इंडक्शन मशीन एज लाइक आपका ट्रांसफॉर्मर ही वर्क करती है। बस ये स्टेशनरी पार्ट्स होते हैं, इसमें एक पार्ट रोटेटरी होगा, वो आप समझ जाएंगे। उसके बाद में सिंक्रोनस मशीन हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम डीसी मशीन की बात करें तो हम ना डीसी जनरेटर लेके चल रहे हैं ना मोटर। सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी मशीन की। तो अगर मैं डीसी मशीन की बात करूं तो डीसी मशीन में अपने 3 लॉ होते हैं बेसिकली। एक तो राइट हैंड थंब रूल, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये वाला आपका रूल यूज होता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स की। किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका डीसी मशीन में राइट हैंड थंब रूल यूज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद में आपके 2 रूल आते हैं, जो होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैं आपको बता देना चाहता, ये दोनों अलग अलग है। पहला अपना हो गया राइट हैंड थंब रूल, जो कि आपका यूज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे क्या? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आप देखेंगे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपका यूज होता है जनरेटर के लिए। ये चीज़ आपको देखने के लिए यूज होगी, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहाँ यूज होता है और लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होता है। तो इसमें अपना है जो जनरेटर में यूज होता है किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि जब हम जनरेटर को जो है प्राइम मूवर से रोटेट करते हैं तो वो हमें आउटपुट पे जो है करंट ही देता है, इसीलिए हम इसका यूज उसमें ही करते हैं। दूसरा आ गया अपना। उसके बाद तीसरा देखते हैं, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका यूज होता है मोटर के अंदर। ये आपका किस लिए यूज होता है? ये भी आपके जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, या फिर हम मोशन बोल देते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए,
कि अगर आप इसमें मोटर में किस तरह से करंट दोगे तो उसके रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, या फिर उसके अंदर मोशन की डायरेक्शन क्या है, या फिर आप उसको बोल सकते हो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जो यूज होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका जनरेटर और मोटर होता क्या है। जनरेटर और मोटर में हम देखा जाए, एक तरफ हम जनरेटर ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम मोटर लेके चलते हैं। तो जनरेटर और मोटर दोनों ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं। याद रखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब कि इलेक्ट्रो भी आ गया उसमें, इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल भी। मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल। यहाँ पे मैं राइटिंग के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, जिस तरह से मैं इसी तरह लिखता हूँ इसीलिए मैं आपको वर्ड से साथ के साथ बोल भी रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्या होता है, आपका दोनों है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे ही वर्क करते हैं, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो। जनरेटर के केस में आपको पता है हम यहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी इसको इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस से इसको कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिकल में आउटपुट देता है। मोटर में हमारा क्या होता है, हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट देंगे और इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस से कन्वर्ट करके जो अपनी मोटर है इसको हमें मैकेनिकल आउटपुट देगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं अपना जनरेटर एक्शन और मोटर एक्शन आपका क्या क्या होता है। जनरेटर एक्शन में हमारा क्या होता है, जो कंडक्टर होते हैं वो प्लेस किए होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इन्हें मैग्नेटिक फील्ड वो उसके अंदर होती है। जब इनको हम रोटेट करते हैं तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो आपके कंडक्टर प्लेस होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, उनमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये सारी चीज़ आप इसकी जो है वर्किंग है वो आगे पढ़ेंगे। जनरेटर और मोटर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएंगे। अगर इसको एक तरह से जनरेटर एक्शन की डेफिनेशन बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड rotates, then due to Faraday law of electromagnetic induction the EMF is induced in the conductor। मतलब कि आपके जो कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई भी कंडक्टर्स को प्लेस कर देते हैं, जब उनको कंडक्टर्स को आप रोटेट करते हैं तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है उस कंडक्टर के अंदर। और वहीं आपकी मोटर एक्शन की बात करें हम तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स लेते हैं, मतलब जो कंडक्टर्स होंगे आपने जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लिए थे, आप इसको कंडक्टर्स को है एक्सटर्नल सप्लाई से करंट दे रहे हो, दैट्स वाई उनके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। ये जनरेटर एक्शन और मोटर एक्शन है, आपको आगे पूरे डिटेल में समझाए जाएंगे। अभी मैं बेसिक है जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद में हम जनरेटर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अभी हम जनरेटर और मोटर को कंबाइन लेके चल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे डीसी मशीन नाम लूँगा, ना कि स्टेटर या रोटर। जब आप यहाँ पे डीसी जो है मशीन नाम लेंगे तो मशीन के अंदर आपके जो जनरेटर है और मोटर है दोनों कवर हो जाते हैं। तो इसके हमारे दो पार्ट होते हैं, जनरेटर और मोटर, जिसको कि हम डीसी मशीन बोलेंगे। तो इसमें एक आ जाता है हमारा स्टेटर पार्ट, दूसरा आ जाता है रोटर पार्ट। आपको पता है स्टेटर होता है अपना स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर होता है रोटेटरी पार्ट होता है। मैं आपको एक डायग्राम से थोड़ा समझाना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो ये आप देखेंगे आपने सबसे पहले इस तरह से आपकी कुछ मोटर का डायग्राम होता है। इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा जो है मैंने मोटर का डायग्राम, इसको मोटर नहीं बोलेंगे हम डीसी मशीन बोलेंगे, क्योंकि जब डीसी मशीन बनाई जाती है तो बनाने वाले को भी पता नहीं होता कि वो एक मोटर को बना रहा है या एक जनरेटर को बना रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो आप ये बाहर का पार्ट देख रहे हैं ये होता है स्टेटर। तो इसको हम यहाँ से बता देते हैं, ये है आपका स्टेटर पार्ट। स्टेटर पार्ट के ऊपर आप देखिए अपना एक तो मेन पोल होता है, ये वाला है आपका मेन पोल, ठीक है। इसके बाहर आपकी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग इस तरह से लपेटी होती है। कुछ बुक्स में यहाँ पे सर्कल भी दिए हो सकते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है, वो हम कनेक्शन आगे करेंगे जैसे जैसे मोटर समझते जाएंगे। उसके बाद में जिसके ऊपर ये लपेटी होती है ये होता है आपका पोल। तो ये मेन पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं पोल कोर। उसके बाद में जो आपका ये है इसका जूते जैसा बना हुआ है, आगे से आके इस तरह से ये वाइड हो जाता है एरिया, इसको हम बोलते हैं पोल शू। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका पोल शू। और इसका फ्रंट वाला पार्ट है ये वाला पार्ट जो आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पोल फेस। जो सामने का फेस होता है इसको पोल फेस बोलते हैं। आगे आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में बताया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और ये आपकी शाफ्ट आ गई और ये वाला आपका पूरा रोटर आ गया। इसके बीच में ये यहाँ पे कुछ कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगे होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप जनरेट करते हो तो इसके अंदर एसी प्रोड्यूस होती है हमेशा मशीन के अंदर। कम्यूटेटर की हेल्प से उसको वापस डीसी में कन्वर्ट करके हमें डीसी आउटपुट भी मिलती है, इसीलिए हम इसको डीसी जनरेटर बोलते हैं। इसी तरह से इसके अंदर पूरे कम्यूटेटर सेगमेंट्स भी लगे होते हैं।
जो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको पूरा डिटेल से वो बता दूंगा। अभी हम पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि हम इस पूरी यूनिट में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से आपका ये पूरा मैंने बताया आपको आर्मेचर हो गया, इसके अंदर ये शाफ्ट होगी, ये पूरा अंदर वाला ये पार्ट है, ये पूरा रोटेटरी पार्ट होता है। इसके अंदर हम कोई सप्लाई नहीं देते, सप्लाई सिर्फ स्टेटर पे दी जाती है। स्टेटर ये वाला पार्ट हो गया बाहर का पार्ट। जब हम इसको यहाँ पे मेन पोल जो है इसके बाहर जो वाइंडिंग लपेटी हुई है इसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ये वाली, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग नहीं कहते इसको, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पे होती है, आर्मेचर अपना रोटेटरी है। यहाँ पे हम कोई भी सप्लाई नहीं देते डीसी के केस में। जब यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग पे तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स यहाँ से इस तरह से आएगा और अपने रोटर को काटता हुआ निकल जाएगा। तो हाफ फ्लक्स है वो इस तरफ से इधर से निकलेगा और हाफ इधर से। तो जो मेन फ्लक्स होता है उसके हाफ पार्ट को जो अपना स्टेटर है वो कैरी करता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में बहुत बार आता है, स्टेटर है जो अपने मेन फ्लक्स को कितना कैरी करता है, हाफ फ्लक्स को कैरी करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। और अपने स्टेटर के क्या क्या काम है, ये हमारा पोल्स को है सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसके साथ ही ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे अपना मेन जो आ गया पोल, मेन पोल होते हैं। मेन पोल का काम क्या है, मेन पोल का काम है इसके ऊपर वाइंडिंग को प्लेस करना। यहाँ पे पोल शू बने होते हैं ताकि वाइंडिंग एक तो नीचे ना गिर जाए, उसके लिए आगे से ये थोड़ा वाइड होते हैं। दूसरी बात इसके आगे आप पढ़ोगे जो आर्मेचर रिएक्शन वगैरह है उस टाइम पे भी इसका सारा फंक्शन है आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपनी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग अपनी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है अपनी जो पूरी पोल के ऊपर प्लेस होती है। जब इसको हम एक्सटर्नल सप्लाईज कनेक्ट कर देते हैं तो इसका क्या काम होता है, जब ये मैग्नेटाइज होगी तो इसके अंदर फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स इस पोल के थ्रू आएगा और इसको आर्मेचर को जो पूरा आर्मेचर है इसको काटता हुआ जाएगा और वापस यूँ जो आपकी स्टेटर है स्टेटर के थ्रू पास हो जाएगा। तो जब फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स यहाँ से पास होगा तो आर्मेचर का यहाँ पे क्या काम आ गया, एक तो जो अपना फ्लक्स यहाँ से निकला एयर में आके उसको हाई रिलक्टेंस पाथ मिल गया, उस हाई रिलक्टेंस पाथ से निकल के यहाँ पे आएगा तो ये एक मटेरियल है कंडक्टर होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या लो रिलक्टेंस पाथ मिलेगा। अगर आपको रिलक्टेंस का पता होगा, अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता है तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें तो जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल में करंट को अपोजिशन के लिए रेजिस्टेंस होता है उसी तरह मैग्नेट के केस में जो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है उनको क्रॉस ना करने दे, मतलब कि एक तरह से मैग्नेट का रेजिस्टेंस होता है उसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस को पास ना होने देने पर। उसके बाद में आपके जो ब्रश वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे कैसे कनेक्ट होते हैं वो भी आपको अगले जो मेन लेक्चर्स आएंगे जहाँ पे हम इसको पूरा वर्किंग को डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद में आते हैं अपने रोटर के ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। एक तो अपना आर्मेचर कोर आ गया, पूरी आर्मेचर होती है, ये कोर आ गया, ठीक है। इसका काम मैंने आपको बता दिया, एक तो लो रिलक्टेंस पाथ है इसको प्रोवाइड करवाना। दूसरा इसके अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि आर्मेचर कोर नहीं होगा तो वाइंडिंग हम कहाँ प्लेस करेंगे। हमें पता है जो अपनी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हम कॉपर की लेके चलते हैं बेसिकली। आपने घरों में देखा हो कुछ मोटरों में सस्ती देख के एल्युमिनियम की भी कर देते हैं, बट मोस्टली हम कॉपर की वाइंडिंग लेके चलते हैं। वो जो आर्मेचर कोर होती है अपनी वो स्ट्रिप से पतली लेमिनेशन की सिलिकॉन स्ट्रिप से बनी होती है, ठीक है। और उनकी जो थिकनेस होती है 0.3 लिख देता हूँ मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाता है। 0.35 mm से लेके 0.50 mm तक की ये होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील से बनी होती है। किस चीज़ की मैं बता रहा हूँ, थिकनेस होती है लेमिनेशन की जो आर्मेचर कोर जिससे बनी होती है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मेन इसमें एक क्वेश्चन आता है जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ये भी अपनी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम बोलते हैं लैप वाइंडिंग, दूसरे को बोलते हैं हम वेव वाइंडिंग, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लैप वाइंडिंग क्या होती है और वेव वाइंडिंग क्या होती है। वैसे आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ पोल्स 1 और 2, इस वाले डायग्राम में अगर हम इस डीसी मशीन की बात करें तो पोल्स इसमें कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, जो वाइंडिंग्स के कनेक्शन के थ्रू हम पैरेलल पाथ बनाते हैं वो हम डिजाइन करते हैं उसी टाइम बनाते हैं, तो वो इसमें हम 2 रखेंगे, ठीक है। तो वो वाली होगी अपनी लैप वाइंडिंग। अगर वेव वाइंडिंग में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऑलवेज 2 नंबर होते हैं। जैसे हमने ये 2 पोल की मशीन लिया तो 2 हो गई। अगर मैं एक पोल यहाँ और एक पोल यहाँ
क्रिएट कर देता तो 4 पोल की मशीन हो जाती। तो इस केस में क्या होता, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 होते, लेकिन वेव में हमेशा 2 फिक्स रहेंगे। वेव में 2 जो है फिक्स होते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, ऑलवेज ये याद रखिएगा। और जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होंगे तो जैसा कि हमें पता है पैरेलल में जितना सर्किट होगा तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, लेकिन वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज और लो करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए यूज होती है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको नेक्स्ट बताया, आपके यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट्स है तो वो कोई कम्यूटेटर के अंदर ही लगा होगा। कम्यूटेटर का मेन काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारी कोई भी मशीन होती है डीसी में, चाहे हम मोटर या जनरेटर कुछ भी मान लें, जो मेन होता है रोटर में एसी से काम होता है। जब हम उसको जनरेट करते हैं एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है, बट हम उसको लास्ट में जाके डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन का जो काम होता है वो कम्यूटेटर के द्वारा ही किया जाता है। इसको हार्ड ड्रॉन कॉपर के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अगले लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल से और अच्छे से स्टडी किया करेंगे। इसके बाद आई थिंक अपने 50 से 60 लेक्चर के अंदर अपनी मशीन कवर हो जाएगी। डेली आपको इसी तरह लेक्चर मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर जेई है। कंटिन्यू इसी तरह से लेक्चर आया करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लेक्चर की लेंथ कितनी रखी जाए। अप्रोक्सीमेट मेरा मानना है 20 मिनट के अप्रोक्सीमेट लेक्चर काफ़ी होगा, उससे ऊपर होता है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, देख नहीं पाते। तो जो अपना यहाँ पे मेन है, जो जेई एग्ज़ाम के लिए है, उसी को यहाँ पे फोकस किया जाएगा। अगर इस लेक्चर में किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे मशीन ही कवर करेंगे, उसके बाद देखते हैं सर्किट थ्योरी या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरा कवर किया जाएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है और आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।